गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में, जिसका था बेसब्री से इंतजार। वो घड़ी आ गई, आज है होली, ठीक है। और सभी साथियों को, सभी बच्चों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें पता है सब लोग अभी होली जलाने जाएंगे, लेकिन उसके पहले पढ़ लिया जाए, ठीक है। उसके पहले पढ़ लिया जाए, बहुत जरूरी पढ़ाई हो जाएगी, आज मजा आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया सभी बच्चों को। हाँ, क्लास लेट में हुई क्योंकि कल थोड़ा सा समस्या आई थी टेक्निकल की। टेक्निकल जैसा अगर भाषा में हम बोले, जो ये तार वार फैले होते उसका, ठीक है, तो आज समस्या थी। बहुत बच्चे गए कैंसर जी, ये लोग झूठ बोला थे। अरे भैया झूठ बोले को ठेका ले रखा का, हम खुदे लेग मन रहा है क्लास, लेकिन जब नहीं चला तो हम क्या करी, ठीक है। चलो, धीरज, गौरव और रविकांत सभी बच्चों को गुड इवनिंग बेटा, बहुत सारा प्यार, नमस्कार। सभी बच्चे जुड़ जाए फटाफट, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आज मजा आ जाएगा पूरा पढ़ाई करने में। चलो सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। हाँ, गोपालपुरी, चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक सेकेंड, तुम्हारे लोगों ने थोड़े कमेंट खोल लिए और अच्छे जेमा देखा पड़े। चलो अब देखा पड़ा, हाँ बहुत बढ़िया। सुमित कुमार गुड इवनिंग, पिंटू, शिवम, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। विक्रांत, सुनील भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज जो लूसेंट की यूनिट 2 है और आज लेक्चर नंबर 3 है, आज चलेगी थोड़ी मैराथन लंबी क्लास, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जिसमें सब बच्चा होता है कंफ्यूज। जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। क्या नाम है? प्रागैतिहासिक काल। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये, मान लो बिल्कुल जबरा टॉपिक, ठीक। और प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पता क्या बोलते? प्री हिस्टोरिक एरा। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हो। चलो हाँ, सुनील, अवधेश, क्या बोलते हैं इसको? प्री हिस्टोरिक एरा। बहुत ही मजा आने वाला है आज तो, और सारे कंफ्यूजन तुम्हारे होंगे अब दूर, क्योंकि आप पढ़ रहे हो लूसेंट अब हमसे, ठीक। तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा हमको पढ़ना है, तो बात समझो बहुत ध्यान से। शिवा सोनी गुड इवनिंग बच्चा। उमेश गोस्वामी, सभी बच्चों को होली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, हर एक बच्चे को। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब भाई साहब बात समझो बहुत ध्यान से। लूसेंट 2 की यूनिट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, तो कहने का मतलब है एक एक चीज पढ़ेंगे। जो इतिहास है उसका 3 कालन में बांटा गया। जो प्राचीन इतिहास है वो 3 काल में बटा है। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आग्यैतिहासिक काल और एक बताए ऐतिहासिक काल। मतलब प्री हिस्टोरिक, फिर के बाद है प्रोटो हिस्टोरिक, फिर है हिस्टोरिक एरा। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं हम लोग, ठीक। तो प्राचीन इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। चल वीडियो का बच्चा शेयर कर देना, तब मजा आइए, नहीं मजा ना आइए बिल्कुल। प्रागैतिहासिक काल हुआ। या दूसरे नंबर पे क्या हमने बताया? आग्यैतिहासिक काल। क्या बताया? आग्य ऐतिहासिक काल। फिर तीसरे नंबर पे हम बच्चों तुमका क्या बतावा? तीसरे नंबर पर बता रहे हैं ऐतिहासिक काल। चलो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, वीडियो को शेयर करते रहना, ठीक है। अब बात समझो बहुत ध्यान से। 3 प्रकार के काल हैं, और तुम्हारी जो लूसेंट में यूनिट का नाम है वो नाम है प्रागैतिहासिक काल। समझो बहुत अच्छे से, बहुत मजा आने वाला। का है? इका अंग्रेजी में कहा था इका अंग्रेजी में कहा था प्री हिस्टोरिक एरा। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक एरा। कई हमारे साथ कुछ बचवा बिटिया ऐसी हैं जो अंग्रेजी में पढ़ रही। प्री हिस्टोरिक एरा। और आग्यैतिहासिक का कहते हैं प्रेटो हिस्टोरिक एरा। प्रेटो हिस्टोरिक एरा। और ऐतिहासिक काल को कहते हैं हिस्टोरिक एरा, ठीक। 3 काल में हम लोगों को चीजों को पढ़ना है। तो बात समझो बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। अब बात समझना हमारी बात। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल कहते किसे? प्रागैतिहासिक काल हम किसे कह देंगे? तो याद रखना, ऐसा काल, मतलब जिस काल में इतिहास की घटनाओं
का उल्लेख तो है लेकिन लिखित फॉर्म में नहीं है। इतिहास की घटनाओं का उल्लेख, कोई विवरण लिखित फॉर्म में नहीं मिलता है। एक प्रकार से कह सकते हो इतिहास की घटनाओं का जो विवरण है वो लिखित फॉर्म में नहीं है, मतलब लिखा हुआ कहीं पर नहीं है। तो कैसा है? वो उस काल को क्या कहते हैं? उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं आग्यैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो आग्यैतिहासिक काल याद रखना, इसमें जो विवरण है लिखित तो मिले परंतु पढ़े नहीं जा सके। भैया क्या फायदा ऐसे कालों का जिस काल में जो घटनाएं हैं उनके बारे में लिखी हुई चीजें तो मिली लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, उसको नाम दिया गया आग्यैतिहासिक काल। और कौन सा ऐसा काल है जहां पर चीजें ठीक ढंग से मिली भी और पढ़ी भी जा सकी, वही का कहा गया क्या? ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा काल है जहां पे विवरण घटनाओं को लिखा हुआ तो मिला, साथ में पढ़ा भी जा सका, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो भैया पहले बात तो कंफ्यूजन बिल्कुल छोटा सा होगा, दूर। ठीक, चलो अभी शर्मा, शालिनी गुप्ता, बिल्कुल बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र, हाँ चलिए, मजा आ रहा है ना भाई? मजा तो आना ही है। अच्छा, हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया। तो भैया का शेयर न करियो का, शेयर और लाइक को करिए, हम तो करबे ना, हम तो बस पढ़ा पाइबे तुमका, लेटे बहन और कुछ तो बहन नहीं। ठीक, तो भैया बात समझो बहुत ध्यान से। कहा समझियो, इनका जरा सा टाइम पीरियड देख लेते हैं। कैसे टाइम पीरियड देख रही? इनका जो प्रागैतिहासिक काल माना जाता है वो 35,000 बीसी से कितना माना जाता है? तो याद रखना 35,000 बीसी से 2500 बीसी तक। भैया 32,500 साल प्रागैतिहासिक काल था। कितने साल? 32,500 काल, याद रखिएगा। फिर तो यहां पर तो एक बात क्लियर होगी, क्योंकि बीसी और एडी तो हम पहले लेक्चर में तुमको समझावे ना है। तो जो ये वाला काल है वो 2500 बीसी से 1500 बीसी तक माना जाता। कितना? 1500 बीसी तक। इसको कहते हैं आग्यैतिहासिक काल। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं तुमको दे दूं। आग्यैतिहासिक काल में एक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कौन सी सभ्यता? हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का मतलब हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? अथवा सिंधु घाटी सभ्यता। चाहे हड़प्पा सभ्यता कह लो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कह लो। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें? आग्यैतिहासिक काल में। क्लियर? इतनी बात क्लियर है भाई? वीडियो को शेयर करते रहना, मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, चलो फिर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल भैया चालू हुई कब से? 1500 बीसी से और कहां तक? 650 एडी तक। अब भैया अब हमसे ये ना कहो एडी का है बीसी का है। बीसी बतावा रहने दूंगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय बीसी, बिफोर द जीसस क्रिस्ट, और 0 ईस्वी में पैदा हुए रहे ईसा मसीह। इनके बाद वाला समय एडी मतलब एनो डोमिनी, और इनके पहले वाला समय ईसा पूर्व मतलब बिफोर द जीसस क्रिस्ट। हमको अंग्रेजी आती थोड़ी बहुत। ठीक, चल बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर होना चाहिए और आज धमाका होना चाहिए। सभी साथियों बस यही कहना चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बात समझते चलो। इतनी अब इनका टाइम पीरियड समझ में आ गया। अब यो ऐतिहासिक काल जो प्राचीन काल है वो बंद कहां से हुई? तो याद रखिएगा 647 ईस्वी चाहे ईडी, इस सन में हो गई थी किसकी? इस सन में हो गई थी मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई थी? हर्षवर्धन की। तो वहां से जैसे ही मृत्यु होती है वैसे ही ऐतिहासिक काल खत्म। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल का इरा भी आजकल पूर्व मध्यकाल के नाम से प्राचीन काल में जोड़ा जा रहा है। बाकी का बाकी मध्यकाल में भारत में अरबों के आक्रमण से शुरुआत होती है। तो आज तुमको पता चल गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब समझ गयो, विवरण लिखित नहीं, और जब लिखित नहीं मिला तो पढ़ियो का तुम। यहां लिखित तो मिलेगा लेकिन पढ़े नहीं पा रहे, फायदा का। यहां पर लिखे मिला और पढ़े ले, मतलब ऐतिहासिक काल हुईगा।
क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना, मजा आइए। चलो अब ये प्रागैतिहासिक काल किस आधार पे रखा गया, तो मैं तुमको बता दूं किस आधार पे रखा गया मेरे शेर शेरनी बालक सभी बच्चे। ये रखा गया पत्थर के प्रयोगों के आधार पे। किस पे आधार पे? पत्थर के प्रयोग के आधार पे। पत्थर के प्रयोग के आधार पे कौन सा काल हो गया? प्रागैतिहासिक काल हो गया। क्या से क्या हो गया? तो पत्थर के प्रयोग के आधार पे प्रागैतिहासिक काल हो गया। और यहीं से प्रश्न तुम्हारा क्या बन गया, अभी हम तुमको बताएंगे। एक एक जबरदस्त अंदाज में बैटिंग होगी, वरना नहीं। और जब पत्थर का प्रयोग करते रहे तो इसीलिए इस काल को और क्या काल नाम दे दिया गया? इसीलिए इस काल को नाम दे दिया गया पाषाण काल। पाषाण काल। और पाषाण को क्या बोलते? पाषाण को बोलते पत्थर, मतलब स्टोन एज। मतलब स्टोन एज। चाहे पाषाण काल बोलो चाहे स्टोन एज बोलो। और पाषाण काल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पत्थर के प्रयोग के आधार पे इस काल का निर्धारण है, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रागैतिहासिक काल। और सबसे लंबा काल इतिहास में यही है, 35,000 बीसी से 2,500 बीसी तक, मतलब 32,500 साल तक रहा। क्लियर? अब भैया पाषाण काल तुम्हें समझ में आ गया, तो पाषाण काल के भेद हुए 3। पाषाण काल के भेद हुई यहां पर कितने? 3। तो इसको हम लोग ऊपर करते आसानी से और जबरदस्त तरीके से। अब सबसे पहले समझते हैं का पाषाण काल के बारे में। तो यहां पर लिख लेते हैं पाषाण काल। और चाहे पाषाण काल को और क्या बोल लो, पाषाण काल को चाहे और बोल लो प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसको चाहे पाषाण बोलो चाहे प्रागैतिहासिक बोलो, बात बचवा एक के है। ठीक? टाइम पीरियड इनका चला कब से कब तक? 35,000 बीसी से लेके 2,500 बीसी तक चला। मजा आ जाइए। एक बार शेयर तुम्हारा अगर बटन दबी गए मां, अगर वहां बटन दबी गए तो मजा आ जाइए। हमका तो मजा इबे करी, और तुम्हारे जितने साथी देख लें उनका ना मजा आवे ना पैसा वापस। अब कह दो पैसा कहां वापस करियो? अरे भैया मोबाइल का डाटा ना डलाओ अगली बार। चल बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कह रहे हैं आपकी एनर्जी, बहुत एनर्जी खतरनाक है। चलिए थैंक यू बेटा रविकांत। चल हाँ अब बात समझो, समझ में आ रहा ना? पाषाण काल मतलब 3 प्रकार के काल। एक एक चीज न रटवा दी ना तो तुम बताओ। पढ़े रहे लूसेंट, पढ़ो लूसेंट, हम पढ़े रहे तुमका। फिर बात समझो। पाषाण काल को बांट दिया गया कितने काल में? 3 काल में। इस एक का नाम पड़ा पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एरा या एज। दूसरे का पड़ा मध्य पाषाण काल। क्या पड़ा? मध्य पाषाण काल, मेजो। और तीसरे का पड़ा नव पाषाण काल, नियोलिथिक। तो सारे के सारे पाषाण काल कितने भाग में बट गए? तो पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। एक का नाम रखा गया पूरा पाषाण काल, एक का नाम रखा गया मध्य पाषाण काल, और एक का नाम रखा गया नव पाषाण काल। अब बात समझना। बहुत बच्चा कह रहा होगा सर इसका भी टाइम पीरियड बताओ। बिल्कुल। अच्छा हमारी क्लास के तुम फैन हो गो? अरे भैया फैन तो तुम्हारा हम तब हुई जब तुम वीडियो को शेयर करियो, तब वही मजा आइए। अब भैया सबसे पहले इनका टाइम पीरियड रहा 35,000 से 2,500। क्लियर? तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कब से कब तक हुआ? तो भैया याद कर लो 35,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। कौन चला? पूरा चले, पूरा चले। क्लियर? अब मध्य पाषाण काल ई कब से कब तक चले? 10,000 बीसी से 5,000 चले। कितने चले? 5,000 बीसी चले। ये बचे कितने? 5,000 से कहां तक जाएंगे? 2,500 तक जाएंगे। 5,000 से 2,500 तक जाएंगे को नव पाषाण काल। तो तीनों फिर बांट दिया हमने, 35 से 10
10 से 5, 5 से 2.5, तो पाषाण काल के तीनों भाग बट गए। क्लियर? आगे समझो, आगे का समझियो बहुत ध्यान से। अब पेपर में प्रश्न देखो का कहावत है। अब हम तुमका दिखेबे कैसे पढ़ा जात इतिहास। चलो 1 मिनट बस इका ऐसे थोड़ा कर ली, वैसे ज्यादा सरक गया। हाँ चल बच्चों, अब क्या समझना है तो समझ मेरे बाला भैया। पूरा पाषाण काल में इंपॉर्टेंस का है। पूरा पाषाण काल के लोग कपड़ा उपड़ा पहने नहीं, ऐसे बिना कपड़ा के घूम रहे इधर उधर। एक प्रकार से कहते खाना बदोश। जब उनका कुछ होते नहीं तो क्या करिए, कुछ न करिए, इधर उधर जब घूमिए तो क्या करेंगे। भूख तो लगी, भगवान पेट ऐसी चीज दे दी, तो जब भूख लगेगी तो कुछ दिखागा, शिकार मार दें। तो जब शिकार मार देंगे तो भाई साहब पेपर में प्रश्न आता है कि शिकार करना किस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो शिकार करना पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, क्योंकि ये लोग कैसे रहते थे, खाना बदोश रहते थे, इनका जीवन जीना आता ही नहीं था। भाई साहब हम दूंगा मजेदार पढ़े हुए, लेकिन तुम अगर वीडियो को ना शेयर करो ना बेकार, यो मान लो अगर तुम ना शेयर करो बेकार। शिकार करना इनका मेन काम था, और ये लोग कैसे रहते थे, खाना बदोश। अब होता क्या था, दिक्कत क्या आ गई थी, ये बहुत शैतान लोग रहे, पाषाण काल के रहे, शिकार करते रहे। कबो को 2 बांस मिल जाए, बांस लेके जा रहे हैं, रगड़ जाए तो चिंगारी उत्पन्न हो जाए। कबो को 2 पत्थर ऐसे उठाएं, रगड़ जाए, फिर चिंगारी उत्पन्न हो जाए। तो इससे पता यह चलता है कौन सा ऐसा काल है जहां पर आग का आविष्कार हुआ। तो आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में हुआ। तो भाई साहब 2 प्रश्न तुम पक्के कर लो, एग्जाम में पेपर ऐसे छपेगा तुम ऐसे उड़ा दोगे। शिकार करना कहां का मुख्य व्यवसाय, पूरा पाषाण काल का। फिर आग की खोज करना कहां का मेन व्यवसाय, पूरा पाषाण काल का। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना। 2 चीजें तुमको याद हो गई। अब मध्य पाषाण काल देखो हुआ क्या, ये लोग सीख गए का आग का आविष्कार करना। तो यहाँ ये प्रयोगों करी है, बहुत जबरदस्त प्रयोग करी है। लेकिन ये कहीं कि हम कब तक शिकार करते रहेंगे इधर उधर जानवरों का, तो ये सोचिन इस प्रकार तो जानवर समाप्त होते जा रहे हैं। तो कुछ लोग सोचिन कि पशुपालन करो। पशुपालन में क्या होगा, कम से कम 2-2 4-4 पशु तो अपने पास रख लें जाइए, वही कम से कम सुरक्षित तो रह जाइए, वरना लोग इसे मार के खा जाएंगे। जैसे पालतू कुत्ता है का मार के तुम कबो ना खा पाइयो, लेकिन अगर इधर उधर टहला तो नागालैंड वाले ऐसे ऐसे चबा जी कच्चा। तो भैया ये लोग करना सीख गए का पशु पालन। तो पेपर में प्रश्न आता पशुपालन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो भैया हर बच्चा बोलेगा पशुपालन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर हो रहे हैं शिकार, और शिकार हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कहूं मार के खा लो, और पशुपालन में कुछ तो पालतू बना लो। क्लियर? तो पशुपालन मध्य पाषाण काल की खोज है। मध्य पाषाण पेपर में प्रश्न बहुत जबरदस्त था, पशुपालन मनुष्य ने करना किस काल में सीखा या किस काल में खोज हुई, तो मध्य में हुई। आग की खोज पूरा पाषाण काल में, शिकार करना पूरा पाषाण काल में। फिर भाई साहब बात समझो, जब पशुपालन करना सीखे तो पशुपालन काहे पीछे करें, पालतू खातिर, पशु बनावे खातिर। तो भैया ये अपन पहला पालतू पशु भी बना ले, पहला पालतू पशु भी बना ले। और सबको पता है मनुष्य का पहला पालतू पशु जिसका नाम है डॉग। क्या नाम है? डॉग, मतलब कुत्ता। क्लियर? एक एक प्रश्न जबरदस्त अंदाज में तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया गुलशन मलिक अभिषेक, चलो बहुत बढ़िया जबरदस्त भाई साहब शेयर कर रहा हूं। फिर पेपर में प्रश्न आता, क्या आता कि पशुपालन का उल्लेख सबसे पहले पता कहां से चला कि मध्य पाषाण काल वाले लोग पशुपालन करते थे। तो मध्य प्रदेश में एक मध्य पाषाण काल है, और मध्य प्रदेश मध्य पाषाण काल, और मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बचवा आदमगढ़। क्या नाम है?
आदमगढ़। और मध्य प्रदेश में जगह का नाम है आदमगढ़, जहां पे सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। क्लियर? आदमगढ़। और एक जगह और नाम है, वो पड़ा था राजस्थान में। राजस्थान में उस जगह का नाम पड़ता बागौर। तो बागौर और आदमगढ़ ऐसे स्थान रहे जहां पर सबसे पहले पता चला कि मध्य पाषाण काल में आदमी पशुओं का पालत रहा। तो सबसे पहला पशु पालतू किससे बनाई से आदमी? कुत्ते को बनाया था। क्लियर? चलो भैया, बहुत बढ़िया, मजा तो बस तुमको आना चाहिए, और क्या चाहिए। फिर शिकार करे जानते रहे, अच्छे जानत रहे। तो जब शिकार करे जानत रहे, एक लोग का करीन, पता क्या करीन भैया? तो बात समझो, यो पूरा कॉन्सेप्ट एमा होगा। शिकार करे जानत रहे तो भी औजार बनाना सीखते। औजारी काहे बनाया होता है पता तुमका? औजारी तांबा कुल्हाड़ी थोड़े बनाई न बे, औजारी बनाई पत्थर के। पत्थर का बना ली नुकीला, और तीर धनुष में पत्थर खा के लगाए दिए, फेंक दिन, फाटते मरा, पशु मर गया। तो औजार बनाना सीखे कहे कि पत्थर के। तो औजार बनाने की कला किस काल में सीखे? तो मध्य पाषाण काल में सीखे। काहे पीछे? शिकार आराम से होगा। क्लियर? चलो, इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई। पत्थर के औजार बनाना है, सीख गए। तो पेपर में प्रश्न आता, क्या आता? तो इधर मैं लिखे दे रहा हूं, पाषाण कालीन औजार, पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की? तो पाषाण कालीन औजार की जो खोज की वो की रॉबर्ट ब्रूस ने। रॉबर्ट ब्रूस ने लूसेंट का एक नया स्टाइल पढ़ने का राघव सर के साथ। ठीक, रॉबर्ट ब्रूस ने पहली बार पाषाण कालीन औजार की खोज की। और ये पाषाण कालीन औजार किसके बने थे? पत्थर के बने थे। और पत्थर में कभी कभी स्फटिक भी आ जाता है, स्फटिक। तो स्फटिक और पत्थर में कौनो बचवा हमें कंफ्यूजन हो। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शिवा सोनी फट से मारा, बिल्कुल बच्चा। फिर बात समझो, अब यहाँ के लोग इतने खतरनाक रहे, काहे पीछे खतरनाक रहे? देखो, मध्य पाषाण काल में एक चीज और पता चली, का? तो बात समझो, मध्य पाषाण काल में सबसे पहले चित्रकला के बारे में भी पता चला कि वहां के मनुष्य जो है, मनुष्य लोग चित्रकला के बारे में भी जान गए। और जब चित्रकला के बारे में जान गए तो पेपर में एक प्रश्न बिल्कुल छपा छपावा अबहू तक आ रहा कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चित्रकला के कहां मिलते हैं? प्राचीनतम मतलब सबसे पुराने। तो सबको पता है मध्य प्रदेश में सबसे पहले साक्ष्य पशुपालन के भी आदमगढ़ में मिले। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चित्रकला के कहां मिलेंगे? भीमबेटका मिलेंगे। कहां मिलेंगे भाई साहब? भीमबेटका। और भीमबेटका कहां पड़ता? भीमबेटका बच्चा बच्चा बोलेगा एमपी। तो क्लियर हो गई बात। प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य सबसे पहले मध्य पाषाण काल में। और स्थल जहां पे प्राप्त हुआ तो वो स्थान कौन सा? भीमबेटका। कहां पे? मध्य प्रदेश में। फिर पेपर में प्रश्न आएगा, भीमबेटका किसके लिए फेमस है? पत्थरों पर चित्रकारी के लिए फेमस है या शैल चित्रों के लिए फेमस है? शैल चित्रों का मतलब पत्थर होता है। क्लियर? पत्थर पे लिखे हुए चित्र। तो मजा आ रहा हो तो भाई ठोको लाइक एक बार। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है मनीष कुमार। अरे भैया कैसी भाषा बोल रहे हो? हमारा भाषा ओरिजिनल है। देखो, हम बनिके ना बोल पाओ, हम बनिके ना बोल पाओ, हम बद्दर देहात के आदमी, लेकिन पढ़ा बहुत है, इसीलिए ओरिजिनल भाषा है। पसंद आवे तो पढ़ो, ना पसंद आवे ना पढ़ो। चलो भैया, क्लियर? मजा आ रहा, सभी बच्चन का मजा आ रहा, क्या बात है। चलो फिर आगे, ये पशुपालन तो करते रहे, पालतू पशु जब पशुपालन करते रहे, ऐसे शिकार करते हैं, पशु मार के खावत रहे, क्योंकि औजार बना लेने। जब इनका शिकार नहीं मिलत रहे ना, ये उठा देते रहे, अपन पालतू पशु मार डरते रहे, फिर खा जाते रहे। तो पालतू पशु मार के भी खा जाओ तो मध्य पाषाण। इतने खतरनाक आदमी रहे। जब कुछ मिल नहीं रहा और लगी भूख, तो जब भूख लगी तो अपन भैया कुत्ता जिंदा, आओ भैया तुमने मारो, उड़ा दिया, काम खत्म। क्लियर? फिर भाई साहब क्या सीखोगे आप लोग? हम पहुंचते हैं नौ पाषाण काल में। यहां देखा आपने शिकार लोग कर रहे हैं,
शिकार कर रहे हैं, उसके बाद यहां पे पशुपालन कर रहे हैं। और पशुपालन जब करने लगे तो लोगों को लगा खाने के लिए अनाज होने चाहिए। तो यहां पे नवपाषाण काल में इनके पास पशु भी हो गए, इनके पास आग भी हो गई, तो इन्होंने क्या कर दिया, कृषि का खोज। तो पेपर में प्रश्न तभी तो आता है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। हर एक बच्चा बोलेगा। और जब कृषि का आविष्कार कर दिन, अब कृषि के लिए भैया क्या हुई, सामान इधर आवे जावे लगे खाद्यान्न, तो मतलब बैलगाड़ी चाहिए, तो बैलगाड़ी के लिए बैलगाड़ी में कहा लगे हो चाहिए पहिया। तो पेपर में प्रश्न आता है, पहिए की खोज किस वर्ष किस काल में हुई? तो पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में हुई। हर एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा जबरदस्त तरीके से। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब कृषि में बच्चा पूछ रहा है, सर जी प्राचीनतम साक्ष्य कौन कौन सी पहली फसल रहा है? तो हम तुमको फसल में बता दे रहे हैं बहुत अच्छे से। एक फसल याद रखियो, सबसे पहली फसल तो इनकी रहा है गेहूं। कौन रहा है? गेहूं। पेपर में प्रश्न आता है, गेहूं के साथ में एक नाम और आवत है जौ। काहे के पीछे आवत जौ? तो पेपर में प्रश्न आता है, गेहूं और जौ किसके लिए फेमस है? मतलब गेहूं और जौ का पहला साक्ष्य सबसे पहले कहां मिला? तो याद रखना, मेहरगढ़ में। सबसे पहला साक्ष्य गेहूं और जौ का मेहरगढ़, और मेहरगढ़ पड़ता है बलूचिस्तान। कहां पड़ता है? बलूचिस्तान। और यहीं पर फसल में एक याद रखिएगा, चावल। चावल भी उपजाए लगे रहे। तो चावल के लिए फेमस स्थान कौन सा है? चावल के लिए फेमस स्थान है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, और कोल्डी हवा पड़त यूपी में। कहां पर? इलाहाबाद के पास। और चावल के लिए सबसे पहले साक्ष्य कोल्डी हवा में मिलना है। भैया पूरा का पूरा एक एक जबरदस्त तुमका बता दी, बिल्कुल मजे से। अब बताओ कई का समझ में आया, कई का समझ में नहीं आया? रविकांत, अंजलि, चलो बहुत बढ़िया। हर एक बच्चे का प्रश्न समझ में आ गया होगा। हाँ, बच्चा पूछ रहा, सर जी मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा रहा है? तो पहला औजार याद रखिएगा, इसको करते हैं एक शब्द छोटा और इसको पहुंचाते हैं इधर। ठीक, अब यहां देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न। प्रथम औजार याद रखना, हर एक बच्चा याद रखेगा। प्रथम औजार जिसका नाम था कुल्हाड़ी। क्या नाम था? कुल्हाड़ी। और सबसे बड़ी बात, कुल्हाड़ी किसकी बनी होती थी? तांबे की। किसकी? तांबे की। तो पेपर में प्रश्न आता है, क्या आता है कि जो मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो पहली धातु का नाम क्या था? तो पहली धातु का नाम था तांबा। क्लियर? तो पहली धातु का नाम रहे तांबा। चलो बहुत बढ़िया। और पहली फसल गेहूं, और गेहूं का पहला साक्ष्य, चावल का पहला साक्ष्य। हर एक प्रश्न तुमका हम बता दें। बहुत बढ़िया। फिर प्रश्न ये, पाषाण कालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? प्राचीनतम साक्ष्य मतलब समझो, पाषाण कालीन मनुष्य का सबसे पहले कंकाल। एक ए बी स्टार बना के लाइन लिख लो, पाषाण कालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य। मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला? तो भैया सब बच्चा बच्चा बोलेगा कहां मिला? नर्मदा घाटी के निकट। कहां मिला? नर्मदा घाटी के निकट। क्लियर? भाई साहब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गया खत्म। प्रागैतिहासिक काल वाली यूनिट हुई खत्म। अब बात करते हैं हम लोग अगली यूनिट। आज हमने कहा ही है संडे है और आज होली का शुभ अवसर है, तो आज हम लोग 2 यूनिट उड़ाएंगे। एक इसके बाद कौन सी नंबर है? तीसरी यूनिट लगा लो, सिंधु घाटी सभ्यता। भैया देखो मात्र हम खत्म कर दिन आधा घंटा में प्रागैतिहासिक काल, और इतने ज्यादा प्रश्न कबो जीवन में बनी है ना। ठीक, तो तुम्हारा काम है अब वीडियो का कर दो एक बार शेयर, और जो बच्चा लाइक नहीं करिस अपन वीडियो का लाइक का बटन दबा दो। फिर हम आगे बढ़ी जोश के साथ। बिल्कुल बहुत बढ़िया।
रूपा सर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन सर खड़ी हिंदी में पढ़ाने में मजा आता है। चलिए मजा आ रहा ना। चलो भाई साहब, अब लो आनंद, परमा आनंद वाला काम चालू होता है। यूनिट 3 मुने जायसवाल अच्छे समझ में आ गया तो भैया काहे शेयर लो के लगाओ शेयर और लाइक दबाओ। ठीक, चलो शिवा सोनी सुपरस्टार, थैंक यू बेटा। चलो एक बार दबा के लाइक शेयर करो सभी बच्चा, फिर उसके बाद अब बात करते हैं यूनिट 3 की तरफ। तो उम्मीद करते हैं यूनिट 2 सभी बच्चों के तन मन में समा गई होगी, बिना धन के। बिना धन के सभी बच्चों के तन मन में दूसरी यूनिट प्रागैतिहासिक काल की समझ में आ गई होगी। आज तक बच्चा हमारा रहा हुई कंफ्यूज, अब कबो ना हुई कंफ्यूज, क्योंकि अब पढ़ रहा है वो राघव सर से लूसेंट की क्लास। ठीक, तो लूसेंट की क्लास अगर तुम पढ़ रहे हो हमसे तो बच्चा भूल जाओ, कबो कंफ्यूजन हो। अब प्राचीन इतिहास में शुरू होती है यूनिट 3, और यूनिट 3 में है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर भाई साहब बात मजा आने वाली है बहुत जबरदस्त, सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल। चल बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बालक सभी बच्चा का। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अरे वीडियो का लाइक करो, शेयर करो, को मना कर दूंगा बिटिया। चल चल अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यूनिट 3। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझो बहुत ध्यान से। हमने आपको बताया उसमें पाषाण काल के बारे में तो बता दिया। सिंधु घाटी एक प्रकार से कौन से काल की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी एक प्रकार से आग्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और आग्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और आग्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से 1500 बीसी अथवा 1750 बीसी तक चलेगा। क्लियर? अब बात समझो बहुत ध्यान से। बहुत किताबन में आओ लिखा है 2350 से लेकर 1750, लेकिन पेपर में आयोग यही सही कर रहा, तो यही वाला हम तुमका लिखवा रहे। क्लियर? चलो फिर बच्चा, तो इस काल की सभ्यता है। इसी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि जो स्थल खोजे गए सबसे पहले वो कहां पर खोजे गए? हड़प्पा नामक स्थान पे। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता के नाम से जानी जाती। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे बड़ी बात, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे क्योंकि पाषाण काल में तांबा वाली धातु खोजी गई रहे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता मतलब आग्य ऐतिहासिक काल में कांसा धातु खोजी गई। तो कांसा खोजी गई, तो जब कांसा खोजी गई तो इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। और सबसे बड़ी बात बच्चों हम तुमको बता दें, कांसा मिलकर किसका बना होता है? तो कांसा बना होता है तांबा प्लस टिन का। लो केमिस्ट्री खत्म। कांसा किसका मिलकर बना होता है? तांबा प्लस टिन का बना होता है। ये हमने तुमको बता दिया केमिस्ट्री का टॉपिक। कांसा किसका बना होता है? तांबा और टिन का। और कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? एक बार फटाफट वीडियो को दबा के शेयर करना, लाइक करना। आज बिल्कुल दिल मोह लेना मेरा। चलो भैया, सिंधु घाटी सभ्यता आज के बाद तुम जीवन में न भूलियो। हम बता रहे हैं कि सीरियल से हम चल रहे हैं, लूसेंट पढ़ा रहे हैं और लूसेंट एक नए रिफॉर्म तरीके से। क्लियर? अब बात समझो बहुत ध्यान से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। टाइम पीरियड तुमका पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। अब यहाँ पर बात समझो सिंधु घाटी सभ्यता की, मतलब इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता बच्चा बोलेगा मेरा दयाराम साहनी।
दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के खोज करता है। और किस सन में खोजा? तो इन्होंने खोजा 1921 में। किस सन में? 1921 में। हड़प्पा नामक स्थल कहां पड़ता है? तो हड़प्पा नामक स्थल पड़ता है पाकिस्तान में वर्तमान में। और पाकिस्तान में कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा पड़ता है सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे। अब पाकिस्तान के किस जिले में पड़ता है? तो पाकिस्तान के जिले में पड़ता है मोंटेगोमरी, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? हर एक बात समझ में आएगी। हाँ, नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं, सब आपका काम आएगा, पूरा जीवन काम आएगा, पूरे जिंदगी भर काम आएगा। चलो फिर बात समझो, यहां पर बहुत ध्यान से। हड़प्पा शब्द आया तो हड़प्पा और एक शब्द यहां पर और जोड़ूंगा मैं, जो प्रमुख आपको मिलेगा यहां पर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी फेमस है क्योंकि ये भी बड़ा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहां से कई सारे साक्ष्य से मिले जिससे पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सभ्यता आए। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत और पाकिस्तान के बीच में रहा है। अब बात समझो बहुत ध्यान से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो शहर हैं, इनको कहा गया जुड़वा राजधानी। इनको कहा गया जुड़वा राजधानी। अब सबसे बड़ी बात कि जुड़वा राजधानी कही इसको, तो जुड़वा राजधानी कहीं एक व्यक्ति रहे इतिहासकार जिनका नाम रहे पिग्गट, को कहीं से रहे पिग्गट ने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। क्लियर? फिर बात समझो, बात बहुत ध्यान से। मोहनजोदड़ो जो है ये भी पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और जब ये पाकिस्तान में पड़ता है तो कौन से जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है लरकाना जिले में। कौन से जिले में? लरकाना जिले में। फिर यही प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आपको याद रखना है। हाँ चल, बहुत बढ़िया। हाँ, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे स्थित रहे, लेकिन हड़प्पा शहर की बात करेंगे अभी, जैसे मोहनजोदड़ो शहर की बात करेंगे किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी किनारे। और जबकि हड़प्पा किस नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? रावी। फिर यहाँ मोहनजोदड़ो के आपको खोज करता याद रखने, और मैं आपको बता रहा हूं किसी के खोज करता याद रखना चाहे ना रखना, दो के खोज करता याद रखने लेना, एक हड़प्पा का एक मोहनजोदड़ो का, और कोनो ना याद रखो। और हम बताइए ना करे बात करें, एक ही खोज हुई रहे 21वां, एक सालों बढ़ा दो 22वां को करीस रहे राखाल दास बनर्जी करीना है। कई की खोज? मोहनजोदड़ो की। और हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी 1921वां। क्लियर? स्क्रीन शॉट लेना है, ले लो स्क्रीन शॉट। हटे जा रहे हैं साइड माऊ, बताओ जो जो तुम आदेश दो वो हम फॉलो करिए। तुम्हारा आदेश हमारे आंखों पे, चलो, लेकिन हमारा आदेश तुम्हारे हाथों में भी नहीं है। तो दुख तो इसी बात का है। ठीक, इतना बढ़िया तुम लोग पढ़ रहे हो और तुम लोग शेयर भी नहीं करते हो। आए, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, गौरव सर का रसगुल्ला केवट कह रहा है सर क्लास रोज इसी टाइम पर चलती है। बच्चा क्लास डेली चलती है शाम का 7 बजे, लेकिन आज चल रही है थोड़ा जल्दी, कहे कि आज होली हम हूँ घरे जी पे, लेकिन हम आप काम रहे पढ़ाना तो पढ़ा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब बात समझो बहुत अच्छे से आगे। तो खोज करता है, इतने पता चल गए, नदी पता चल गए, तुमका अच्छे से आ गया होगा। आगे बात समझो भैया, यहां पर लगा लो का सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई सारी चीजें जो बतावे में हमका आज ही मजा और तुमका समझे में आज ही मजा। सबसे पहला प्रश्न बनता है सिंधु घाटी सभ्यता का कि सभ्यता गांव में रहे कि नगर में रहे। तो याद रख लो, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार से कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार से नगरीय सभ्यता थी। घर में तुम्हारा के शासन चल, मम्मी का पापा का, अगर मम्मी चलत तो हो जात मात्र सत्तात्मक,
पापक चले तो पितृ सतात्मक। याद रखियो बच्चों, आमा सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज रहे ना वो माता प्रधान रहे, मतलब मात्र सतात्मक रहे, मतलब माता यहां पर सर्वोपरि रहे, पिता डरात रहे, कहते मम्मी थे, ठीक, पिता उनसे डरत रहे। क्लियर। चलो सूरज पटेल आपको नाम हम ले ली, कैसे ले ली भैया तुम बताओ हमका। चलो स्टाम्प पेपर दे दो, सब जने भिजवाते हो तुम हम ले रोज छपवा के देख लेवा करी, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो जबरदस्त। नगरीय सभ्यता रहे, मात्र सतात्मक समाज रहे। सिंधु घाटी के लोग कहाँ के निवासी रहे पेपर माता, तो निवासी याद कर लो कहाँ के थे, ये निवासी थे द्रविड़ व भूमध्य सागरी। ये लोग निवासी कहाँ के थे, द्रविड़ व भूमध्य सागरी। कौन लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। क्लियर। अब सिंधु घाटी सभ्यता में घर कैसे बने रहे, घर बने रहे ग्रीड पद्धति पर। कैसे, ग्रीड पत्थर पर, ईंटन के इमारत यूज में रहे ग्रीड पद्धति पर। और जो याद रखे बहुत अच्छे से, एक एक प्रश्न बताइए पे जबरदस्त तरीके से रिलेट करके, तुमका बहुत मजा आने वाला, बहुत अच्छा समझ में भी आने वाला। बस तुमका क्या करेगा, वीडियो का शेयर करेगा, नहीं मजा ना आए बिल्कुल भी, याद रखियो। चलो बहुत बढ़िया। सूरज पटेल थैंक्स सर जी, अच्छा तुम्हारा नाम ले लें तो थैंक्स मिलेगा, चलो धन्यवाद बच्चा। फिर हम लोग मिठाई में कहाँ पसंद करें, होली है गुजिया खइबे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठम का खावत रहे, शहद खात रहे। का खात रहे, मिठाई में शहद खात रहे। और हम लोग फसल कई का ज्यादा इंपॉर्टेंस देता, गेहूं चाव का, तो यहू गेहूं और जौ का इंपॉर्टेंस देते थे सिंधु घाटी सभ्यता। फिर बात समझो, सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेलुहा। और मेलुहा शब्द कहां प्रयोग किया गया सिंधु घाटी सभ्यता में, मेलुहा शब्द कहां पर लिखा हुआ है, जब एक विश्व की भी पुरानी सभ्यता जिसका नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता। कौन सी सभ्यता का नाम है, मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, इस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया। क्या कहा गया, मेलुहा। याद रखना। अब पेपर में प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कौनी नदी पा, बड़े अच्छे बता देनो, सिंधु नदी पा। क्लियर। लेकिन यहीं पर प्रश्न आ जाए, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों पर, तो बच्चा बच्चा बोलेगा दजला और फरात नदियों पर। दजला और फरात नदियों पर स्थित सभ्यता का नाम क्या है, उस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्लियर। याद रखना, दजला फरात। दजला नदी को वर्तमान में हम लोग टिग्रिस कहते हैं और फरात को यूफ्रेट्स कहते हैं। क्लियर। एक एक प्रश्न अगर ना समझ में आवा तो बेकार हम पढ़ाना। फिर बात समझो बहुत ध्यान से, तो इतनी बातें सिंधु घाटी में समझ में आ गई। अब बात समझो, सिंधु घाटी सभ्यता में लगे रहते हैं दरवाजा और खिड़की। सबके घर में दरवाजा खिड़की जो लगवावत है पापा लोग बाबा लोग, वही बाहर की तरफ खुलत है, लेकिन मतलब रोड की साइड हो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में वही उल्टा खुलत रहे। कहने का मतलब है कि दरवाजा खिड़की तो रहे सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन रोड की तरफ नहीं खुलत रहे, वो रोड के पिछवाड़े की तरफ खुलत रहे, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं खुलते थे। तो पेपर में प्रश्न आता, कौन सा ऐसा शहर था, कौन सा ऐसा शहर था जहां पे दरवाजे और खिड़की आगे की ओर खुलते थे। तो याद रखिएगा, लोथल एक एजिप्शन में है, मतलब अपवाद में है, जहां पर दरवाजा खिड़की कैसी खुलत रहे, आगे की ओर। अब बच्चा हमसे पूछ रहा लोथल कौन है राज्य में सर जी, तो लोथल पड़ता है गुजरात में और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है कौन, लोथल। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। रविकांत शुभ संध्या, क्या बात है, दिल खुश कर रहे हो। चलो भाई साहब,
फिर बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल जो 4 दिशाओं में थे। उन 4 स्थल का नाम देखो। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मतलब उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, कहां से कौन से स्थान से लेके कहां तक फेमस था, तो याद कर लो। उत्तरी अगर साइड देखें तो उत्तर में मांदा एक जगह पड़ती है, और मांदा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और मांदा पड़ता है चिनाब नदी पर। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तरी दिशा में, मांदा शहर जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदिया किनारे परत रहे, याद रखियो। फिर पश्चिमी वाला किधर पड़ता था, तो पश्चिमी वाला पड़ता था सुतकांगे डोर। कौन सा जगह का नाम रहे, सुतकांगे डोर। और सुतकांगे डोर जो पड़ता था ना, वो दास्क नदी किनारे पड़ता था। कौन सी नदी किनारे, दास्क नदी किनारे। और सबसे बड़ी बात, सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में पड़ता है। कहां पर, बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर दास्क नदी पर पड़ता है। क्लियर। फिर बच्चा पश्चिमी कौन सा स्थान, ये तो पश्चिमी रहा सुतकांगे डोर, ठीक। अब पूर्वी वाला देख लो। पूर्वी वाला जगह का नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जगह कहां पड़ती है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी किनारे, तो हिंडन नदी किनारे। कौन सी नदी, हिंडन नदी किनारे पड़ता। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल का नाम क्या था, तो दक्षिणी स्थल का नाम जहां तक विस्तार था उसको कहते थे दैमाबाद। क्या कहा जाता था, दैमाबाद। और दैमाबाद जो नदी किनारे पड़ता था वो पड़ता था प्रवरा नदी। किस नदी किनारे, प्रवरा नदी। और प्रवरा किसकी सहायक नदी होती थी, प्रवरा होती थी नर्मदा नदी की सहायक नदी। और सबसे बड़ी बात, दैमाबाद पड़ता कहाँ पड़ता, दैमाबाद पड़ता था अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो बच्चा बच्चा का रट गया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तरी दिशा में कहां तक रहा है, मांदा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी मेरठ में। पश्चिम में सुतकांगे डोर दास्क नदी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पड़त अफगानिस्तान में। फिर दक्षिण दिशा में पड़त है दैमाबाद महाराष्ट्र में। प्रवरा नदी, प्रवरा नदी है किसकी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन, प्रवरा। चलो बच्चा, मजा आ रहा ना भाई साहब। अगर मजा ना आ रहा हो तो डिसलाइक मारो, और मजा आ रहा हो तो लाइक मारो, और अपने दोस्तन में शेयर करो, क्योंकि आज गुजिया खाए वाला दिन आए, ठीक। और गुजिया हम खा नहीं रहे तो तुम खा लो, ठीक। गुजिया मतलब आज की पढ़ाई तुमका गुजिया के रूप में जा रही है अंदर। चलो, बच्चा बच्चा का समझ में आ रहा है, और हमका बच्चा बच्चा बता भी रहा कि भैया बहुत ही जबरदस्त आनंद ही आनंद, परमा आनंद की अनुभूति हो रही। अच्छा, साइड हो जाइए। सूरज पटेल, लो बउआ साइड है। अब बउआ तुम फोटो खींच लो जरा, और यह स्टेटस सब जगह लगा दो, और बता दो कि तो हम ई गुरु तो पढ़ी रहे, तुमका पढ़े गए तो आ जाओ। बहुत ही जबरदस्त गुरु पढ़ावत है, इस तरह, वरना इस तरह गुरु तुमका बहुत कम मिली है, ठीक। चलिए, हाँ चलो, आ गया ना समझ में बच्चों, हाँ लाइको कर दी नो, बहुत बढ़िया। तो बालक, अब बात करते हैं हम लोग लूसेंट में सिंधु घाटी सभ्यता में आगे की। तो लूसेंट में एक लाइन लिखी है, सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े नगर। कितने, 6 बड़े नगर। लेकिन हम तुमका बताइए 7 बड़े नगर। देखो हमने क्या कहा, हम लूसेंट को कर रहे हैं रिफॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड बुक का भी मामला लूसेंट के थ्रू तुमको समेट के दे के रख देंगे, ठीक। चला भैया, 7 बड़े नगर रहे, और 7 बड़े नगर कहां रहे, सिंधु घाटी सभ्यता में रहे। तो 7 बड़े नगर कौन कौन रहे, एक तो रहे हड़प्पा, पेपर में आता सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगरों में से कौन सा नगर है कौन सा नहीं है। एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है धौलावीरा, पांचवा है चहुंदड़ो,
छठा है बनमाली। एक एक प्रश्न तुमका बता रहे ना बहू, अगर तुम ना कर पाओ ना तो बेकार है। अगला है कालीबंगन। कालीबंगा याद रखो या कालीबंगन। ये 7 बड़े नगर थे कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। 7 बड़े नगर पेपर में पूछे जाते हैं जबरदस्त अंदाज में। ठीक, अब नगरों की अगर बात करें तो यहां पर अभी देखो पेपर में प्रश्न आता है स्वतंत्रता के बाद खोजा गया, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर बताओ। तो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर जिसका नाम था रोपड़। क्या नाम था? रोपड़। और रोपड़ पड़ता है कौनी नदी किनारे? रोपड़ पड़ता है सतलज नदी किनारे। और सबसे बड़ी बात, रोपड़ पड़ता है कहां पर? पंजाब में। पंजाब में पड़ता है सतलज नदी किनारे। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर यह है। ठीक, फिर पेपर में प्रश्न आता है स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहां मिले? सबसे ज्यादा स्थल कहां पर मिले? तो बच्चा बच्चा बोलिए कहां पर मिले? गुजरात में मिले। कहां मिले? गुजरात में मिले। क्लियर? अब नगरों के बारे में देखो, बहुत धमाका कटने वाला है। सबसे पहले तुमका बात बता दी कई का, कालीबंगन का। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कालीबंगन नगर में का पूछा जाए। कालीबंगन नगर में सबसे पहले पूछा जाए कौने राज्य में है? राजस्थान। दूसर पूछा जाए कौनी नदी किनारे? तो घग्गर नदी किनारे। तीसर पूछा जाए नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया? तो भैया कालीबंगन में किया गया। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग। और यहीं पे याद रखिएगा जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले बच्चों? कालीबंगन में मिले। फिर याद रखियो कालीबंगन में एक प्रश्न और पूछा जाता, कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो बच्चा बच्चा बताता है कालीबंगन मतलब काली चूड़ियां। डरा जाओ सब जने हैं। कालीबंगन का मतलब है काली चूड़ियां। एक एक प्रश्न उम्मीद करते बच्चों को दिमाग में बिठ रहा होगा। नहीं भी बिठ रहा होगा, बैठाने की कोशिश आप लोग करो। और अगर कोशिश नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, हैप्पी होली का है। चलो सभी बच्चों का हैप्पी होली जबरदस्त अंदाज में। ठीक, फिर बात समझो बहुत जबरदस्त अंदाज में। का समझियो? कालीबंगन तो समझ में आ गया तुमका अच्छे से। राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे है। पूरा मामला क्लियर होगा। कालीबंगन के बाद समझो बहुत जबरदस्त नगर कौन सा है? तो दूसरा नगर आप समझो जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। अब बात आती है मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? तो मोहनजोदड़ो पड़ता है पाकिस्तान में। कौनी नदी किनारे पड़ता है? तो सिंधु नदी किनारे पड़ता है। सबसे बड़ी बात आती है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसका अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है। क्लियर? मोहनजोदड़ो का भी विशेषता क्या क्या है? पेपर में प्रश्न आता है नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता में? इससे पता चलता है कि उस समय डांस गाना बजाना भी होता था। तो नर्तकी की मूर्ति मतलब नाचने वाली जो मूर्ति है, एक प्रकार से नाचने वाली नर्तक होती थी, उसकी मूर्ति कहाँ मिली हमें? उसकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। फिर मोहनजोदड़ो से दूसरा प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ से बड़े विशाल अन्नागार जहाँ पर अनाज भरा हुआ करता था। फिर आपको पता होना चाहिए बृहद स्नानागार, बड़े बड़े स्नानागार जहाँ पर नहाना धोना बाथरूम
अब तो भैया बड़े बड़े बाथरूम बनते नहीं, छोट छोट बाथरूम बना, पहले विशाल विशाल बाथरूम रहे वहाँ आदमी बंद कर दो तो बंद हो जाए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। रीट का हेलीकॉप्टर, गणित की कक्षा कब चलती है? गणित की कक्षा चलती है शाम का 8:30 बजे, जमा SD यादव अम्बुज सर के द्वारा पूरी की पूरी कराई जाती है। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हर एक बच्चे को जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया ना बच्चा। चलो फिर अब बात समझो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता का नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता का क्या नाम था? तो याद कर लो, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता का नाम पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ के चारों ओर बने रहता रखा हाथी, गैंडा, भैंसा। ठीक, इस बने रहता के पशुपतिनाथ के चारों ओर। अब बात समझो, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, नहीं तो कबो तुमका ना आई समझना। जैसे एक तुम लोग लगाते हो का, एक पहले यहाँ पे लोथल, अब कंफ्यूज होते हो कहाँ पर का है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे लोथल प्लस सुत कोटदा, लिख लो। फिर यहीं पे लिखोगे लोथल प्लस धौलावीरा, लोथल प्लस धौलावीरा। ठीक, अब सॉरी धौलावीरा ना लिखो, धौलावीरा के साथ अबे नंबर नहीं है, अब यहां पर लोथल के साथ चौहुंदड़ो लिख लो। क्या लिखोगे? चौहुंदड़ो। ठीक, चौहुंदड़ो हो गया। फिर यहीं पे याद रखिएगा, लोथल के साथ एक लिखियोगे रंगपुर और एक लिखियोगे कालीबंगन। लोथल प्लस, बहुत बड़े बच्चा शेयर आज नहीं करे तुम लोग, आए कौनो बात नहीं, रंगपुर और प्लस लोथल प्लस कालीबंगन। तो याद रखियो, का याद रखियो इनके बारे में, 4 पॉइंट का है लिखा और चारों में कॉमन का है लोथल लोथल लोथल। अब बच्चा हो जाता कंफ्यूज, तो भैया चारों देखो फेमस का है पीछे ये सब है, तो याद रखना बहुत ध्यान से। लोथल प्लस सुत कोटगा जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? बंदरगाह। पेपर में प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान है जो बंदरगाह के लिए फेमस है? लोथल प्लस सुत कोटदा। और सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम है का लोथल, गुजरात। क्लियर? तो इस प्रकार सारे प्रश्नों को हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। फिर बात समझो, लोथल प्लस चौहुंदड़ुम का है मनके बनाने के कारखाने लगाए गए, मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर? लोथल प्लस चौहुंदड़ो में। ठीक, फिर लोथल प्लस रंगपुर में चावल के दाने, चावल के दाने कहाँ से मिले? लोथल प्लस रंगपुर से। चावल धानो यहाँ पर कह सकते हो। और लोथल प्लस कालीबंगन तो पता कहाँ पर है? यहाँ पर मिला रहे अग्नि कुंड। अग्नि कुंड कहाँ से प्राप्त होते? सिंधु घाटी सभ्यता में। लोथल प्लस कालीबंगन, और यहाँ पर लोथल प्लस कालीबंगन प्राप्त होता है युग्म समाधियाँ। युग्म समाधियाँ एक प्रकार से जो कब्र होती थी उसमें लोगों को कैसा लगाया जाता था? उसमें लोगों को गाड़ दिया जाता था, मतलब जोड़े में लोग युग्म समाधियाँ, युग्म मतलब क्या? पेयर, कपल, जोड़े में रहते थे। क्लियर होगी बात? एक एक बात समझ में आ गई होगी। फिर चावल के दाने लोथल रंगपुर। अगर पेपर में आ जाए चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ पर? चावल का प्रथम साक्ष्य आंख बंद करके लगा देना लोथल। ठीक, एक एक प्रश्न बता रहे हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ पर? सुत कोटगा, सुत कोटदा। ठीक भैया, एक एक प्रश्न तुमका समझ में आवा? अब बताओ, कमेंट करके बताओ तुमका इतना समझ में नहीं हुआ? चारों का कौने हिसाब से हमको रिलेट की नहीं और कबो ना भूलियो। लोथल प्लस सुत कोटदा मतलब डा आ गया तो बंदरगाह है। चौहुंदड़ो, चौहुंदड़ो में क्या होता? चौहुंदड़ो कारखाना लगे मन के बनाने के। और लोथल पर रंगपुर, रंगपुर
मतलब चावल के दाने जब खाओगे तो शरीर में कई सारे रंग आएंगे, तो मतलब रंगपुर हो गया। लोथल प्लस कालीबंगा, तो कालीबंगा है तो अग्निकुंडो मिली है और युग्म समाधि मिली, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ ही क्या है, कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। चल, तो उम्मीद करते हर एक बच्चे को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बड़ी खुशी की बात है कि एक एक बच्चे को समझ में यहाँ पे आ रहा है। हाँ देखो, यहाँ पर जो लोग मंदिर 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 तो मिलते ही नहीं, मंदिर तो यहाँ मिलते ही नहीं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक तरह से कह सकते हो, अगर पूजा की बात करें, पूजा की मतलब ये लोग क्या पूजा वूजा करते थे, तो लोग पूजा करते थे वृक्ष की भी करते थे, वृक्ष पूजा पहले करते थे, मातृ देवी की उपासना भी करते थे, मातृ देवी। ये लोग उर्वरता की देवी जो फसल उगाती थी उसकी भी पूजा करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब याद रखिएगा, पूजा में सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता था। मंदिर मतलब उस समय नहीं बनाए जाते थे। क्लियर? याद रखिएगा। और जो स्वास्तिक चिन्ह नहीं देखते तुम लोग, ये वाला, ये भी देन है किसकी? ये भी देन है सिंधु घाटी सभ्यता की, स्वास्तिक चिन्ह। क्लियर? तो एक प्रकार से समझ में तुम्हें आ गया होगा। मनोरंजन में ये लोग क्या करते थे? मनोरंजन में शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों को आपस में लड़ाना, इस तरह के सारे क्या थे? इस तरह के सारे इनके मनोरंजन थे। याद रखिएगा। अब बात आती कि जब इनकी मृत्यु होती थी तो मृत्यु में क्या होता था? ये शव को जलाते थे कि दफनाते थे? तो जलाना और दफनाना दोनों प्रकार के काम ये लोग मृत्यु के बाद शव को करते थे। दफनाते भी थे, जलाते भी थे। अब जो जलाए जाते थे वो कहाँ जलाए जाते थे? वो जलाए जाते थे मोहनजोदड़ो में जलाए जाते थे। और जो दफनाए जाते थे वो कहाँ दफनाए जाते थे? वो दफनाए जाते थे हड़प्पा में। कहाँ पे? हड़प्पा में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक प्रश्न। फिर ये लोग बर्तन का यूज करते थे, तो बर्तन जो यूज करते थे कौन सी मिट्टी के होते थे? बर्तन लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, लाल मिट्टी के बर्तन। फिर यही प्रश्न आता है कि जो आग में पकी हुई जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको क्या कहते थे? तो आग में पकी हुई मिट्टी को जो बर्तन होते थे उसको हम लोग टेरा कोटा कहते थे। ठीक। अब यहीं पर क्या होता था? इस समय तराजू, इलेक्ट्रॉनिक कांटा सब कुछ अवेलेबल है। वहाँ पर माप तौल की इकाई क्या हुआ करती थी? माप तौल की इकाई तो याद रखिएगा 16 के अनुपात में मापते थे। कोई चीज़ें 16 के रेशियो में मापते थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में 1 किलो, 2 किलो, आधा किलोग्राम, किलोग्राम के आधार में मापते थे। इसमें समझ में आ गया। क्लियर? राम गुप्ता, अच्छा मजा आ गई तुमको तो। चलो बहुत बढ़िया। बस तुम समझो और हमको क्या चाहिए यार। ठीक। तो भैया इस प्रकार पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक। तो तुमको पता चला सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे और कालीबंगन घग्गर नदी किनारे। एक एक क्लास तुमको बता दिया। अमन जी कह रहे हैं फ्री क्लास होता है, तो बच्चा कौन सा पैसा तुम ले रहे हैं? अब बच्चा सभी लोग वीडियो को एक एक बार लाइक कर दियो। ठीक। क्योंकि 2 यूनिट हम कर लिया है कंप्लीट। कौनी? एक कर लिया प्रागैतिहासिक काल और एक हम कर लीन है कौन? एक हम कर लीन है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता खत्म कर लीन है। ठीक। अब बात करबे हम लोग आगे, लेकिन आज न करीबे, वो करीबे कल शाम का 7 बजे। लेकिन कलो न करबे, काल थोड़ा सा हम जेबे घरे अपने। ठीक। हम जेबे घरे, तो अब मिलबे हम दूंगा परसों शाम का 7 बजे थे। 30
मार्च 2021 का शाम 7 बजे से। अब मिलेंगे, आज होली आए तो हमू जा रहे हैं घरे, तो तुम पढ़ो अपन आराम से, रिवीजन करो, और परसों से फी खींचना चालू करेंगे। 2 यूनिट हम खींच के रखवा देंगे। सूरज पटेल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। और सभी बच्चन का होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, जबरदस्त अंदाज में होली खेलो, बढ़िया मजे से। ठीक, और वीडियो को शेयर कर देना। चलो अब मिलवे कब? परसों शाम का 7 बजे, जब हमारा कक्षा हुई 7 बजे के लिए परसों मिलवे। चलो तो साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं? कल हम होली खेल रही ना? कमेंट करके बता दो, कमेंट करके बता दो कल होली खेल लें कि ना खेल लें बच्चा। चलो बहुत बढ़िया। प्रिया सोलंकी बेस्ट क्लास सर, बेस्ट क्लास, बहुत बढ़िया। लेखराज क्लास का टाइम 7 बजे शाम को लगता है। मुनेश जोनवाल को समझ में आएगा। प्रवीण, नीलेश जी आज मैथ की क्लास नहीं होगी क्योंकि आज होली है। अब मुझे सर बनाइए होली, काल ले हैं क्लास तुम्हारा। ठीक, अच्छा मुनेश आपने ऐसी क्लास नहीं देखी? चलो बहुत बढ़िया, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो हमका होली पर गिफ्ट तुम लोग का दे रहे हो? गुजिया तो दे ही न पैयो। तो वीडियो का सब जने आज स्टेटस में लगा दे हैं और कह दो हमारे गुरु तो पढ़ लो, और गुरु तो हमारे पढ़ी लेने हो तो दोबारा लूसेंट का कौनो किताब पढ़े का हो सकता है, जीएस में दूंगा ना पढ़ी। ठीक, तो एक बार आज अपने अपने स्टेटस में लगा देनो गुरु का होली के उपलक्ष्य में त्यौहार में गिफ्ट। और 5-5 10 लोगों का सब्सक्राइबर जुड़वा डालो कि तो जुड़ जाओ भैया। फिनिक्स परिवार है, ज़्यादा बड़ा परिवार रही, आत्मसम्मान लेके चली, बात इज्जत की रहेगी। ठीक, चलो तो सब बच्चन से हमको उम्मीद है, प्यार है। ठीक, उम्मीद है, प्यार है। सब लोग आराम से बहुत बढ़िया शेयर करेंगे वीडियो को। हाँ दिव्यांका जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। हाँ हैप्पी होली प्रभाकर। प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, ख़त्म तो होने दो, थोड़ा 5-5 10 टॉपिक ख़त्म होने दो, फिर कराएंगे प्रैक्टिस सेट। हर एक चीज़ करेबे लूसेंट का भैया, यो मान चलो लूसेंट में हर एक चीज़ करेबे, बस तुमका पढ़ेगा भाई साहब। चलो भाई साहब, अब तुमसे हम लेते विदा, और मिलेंगे हम तुमको परसों शाम का 7 बजे। दिन है मंगलवार शाम की 7 बजे। तो साथियों विदा लेते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।